अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द स्टडी ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप फंक्शन एंड ग्रुप बिहेवियर इज सिंपली कॉल्ड ग्रुप डायनामिक्स। यानी कि किसी भी ग्रुप के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके बिहेवियर के बारे में जो भी स्टडी होगी हम उसको ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं द ग्रुप डायनामिक्स रेफर टू द चेंजेस विच टेक प्लेस इन द ग्रुप। यानी ग्रुप के अंदर जो भी चेंजेस होती है हम उन्हें ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं। अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आए तो हम देखते हैं कि सोशल साइकोलॉजिस्ट कर्ट लियोन ने 1940s में टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी ग्रुप डायनामिक्स की। उन्होंने नोट किया था कि डिफरेंट लोग जब किसी ग्रुप में काम करने के लिए आते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के रोल्स और बिहेवियर्स शो करते हैं। अब वो कहते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि उन रोल्स और उनके रोल्स और बिहेवियर का दूसरे ग्रुप मेंबर्स पर या ग्रुप पर एज अ होल क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रुप डायनामिक प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस हैं। इसकी 5 टोटल स्टेजेस हैं। सबसे पहले वाली स्टेज है फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे लोग आके पहली दफा एक दूसरे से मिलते हैं। ग्रुप अगर बनता है जब सबसे पहले लोग आके मिलते हैं तो वो हमारी फॉर्मिंग स्टेज होती है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि सारे पॉजिटिव होते हैं और पोलाइट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में से एंशियस भी होते हैं, यानी कि एंजाइटी शो कर रहे होते हैं क्योंकि वो पहली दफा एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं न्यू टास्क को करने के लिए। लीडर का रोल इस स्टेज पे बहुत डोमिनेंट होता है क्योंकि लोगों को, ग्रुप के मेंबर्स को यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होती। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे ही लोग एक दूसरे को जानना स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मिंग स्टेज मूव हो जाती है नेक्स्ट स्टॉर्मिंग स्टेज की तरफ। स्टॉर्मिंग स्टेज जो है ये सेकेंड स्टेज है। इस स्टेज में हम लोग एक दूसरे को जानना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे को समझना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यही वो स्टेज है जहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों अराइज होते हैं? क्योंकि हर टीम मेंबर की नेचर ऑफ जो वर्क होती है वो डिफरेंट होती है। वो अपनी नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग काम करता है और यहाँ पर लोग एक दूसरे को समझने की बजाय अपने आप को, अपने काम को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो जिसकी वजह होती है वो ये होती है कि जो हमारा लीडर है अगर उसने अपने टीम मेंबर्स के रोल अच्छे तरीके से उनको क्लियर कर भी दे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि जो लीडर है वो अच्छे तरीके से अपने काम नहीं कर रहा और उसको अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से उसने दूसरे लोगों को नहीं एक्सप्लेन की। लेकिन अगर ऑपोजिट हो जाए, अगर लीडर उनके रोल्स अच्छे तरीके से ग्रुप मेंबर्स के रोल एक्सप्लेन ही ना कर पाए तो क्या होता है कि लोग वर्क ओवरलोड फील करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल फीलिंग अराइज होना स्टार्ट हो जाती है ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है स्टॉर्मिंग के बाद नॉर्मिंग की। ये हमारे थर्ड स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है कि लोग क्योंकि एक दूसरे को जानना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ उनको एक टाइम हो चुका होता है, तो वो अपने इश्यूज को क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने डिफरेंसेस जो होते हैं उनको खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, ग्रुप की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। इसके अलावा लीडर को अथॉरिटी की तौर पर एक्सेप्ट करके उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इस स्टेज पे वो एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी सोशलाइजेशन बेटर हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो फीडबैक देते हैं तो वो जो लेने वाला होता है वो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है और जो उसके अंदर मिस्टेक्स हों या कमियां हों उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी परफॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज में एक दूसरे को समझने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ लिया, जिम्मेदारियां भी समझ ली, रोल्स भी समझ लिए, ग्रुप के लिए गोल्स भी समझ लिए, तो इस स्टेज पे आके ये टाइम होता है किसी भी गोल को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का। किसी भी टास्क की कंप्लीटेशन नहीं या गोल की अचीवमेंट के लिए जो मेन पॉइंट यहाँ पे आता है वो है ग्रुप का हार्डवर्क। अगर ग्रुप हार्डवर्क करेगा यहाँ पे तो ही वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा, अपने टास्क को अचीव कर पाएगा। यहाँ पर इस स्टेज पे जो हमारे ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है वो हमारा ग्रुप का हार्डवर्क है। ठीक है,
तो अगर ग्रुप हार्ड वर्क करेगा तो परफॉर्मिंग स्टेज में वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। अगर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे तो हम अच्छे तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेज होती है एडजॉइनिंग स्टेज। ये 5th और लास्ट स्टेज होती है। ये वो स्टेज होती है जब आपने परफॉर्म कर लिया, आपने कोई टास्क परफॉर्म कर लिया, और ये स्टेज वो होती है जब आपने एक दूसरे को अलविदा कहना होता है, यानी कि आपके ग्रुप के ख़त्म होने का टाइम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि अगर सब कुछ टीम में अच्छे तरीके से रहे तो ये स्टेज बहुत कंफर्टेबल स्टेज होती है। लेकिन अगर ग्रुप के ताल्लुकात अच्छे ना रहें, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर पाएँ, तो एडजॉइनिंग स्टेज भी उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन अगर अच्छे तरीके से काम करने के बावजूद कुछ लोगों के लिए ये स्टेज बहुत डिफ़िकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो आपस में क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर चुके होते हैं, और उन क्लोज रिलेशंस की वजह से इस स्टेज पे एक दूसरे को छोड़ना उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 स्टेजेस। नेक्स्ट हम आते हैं उन कॉजेज की तरफ जो कि हमारे ग्रुप डायनामिक्स को कमज़ोर करते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है हमारा वीक लीडरशिप। अगर हमारी लीडरशिप बहुत वीक हो, ठीक है, उसमें डोमिनेंस ज़्यादा पाई जाती हो और वो ग्रुप के साथ मिलकर अच्छे तरीके से ना काम कर सके, उनके रोल ना डिफाइन कर सके, उनको अच्छे तरीके से आपस में ताल्लुकात काम करने में मदद ना कर सके, तो वो लीडरशिप वीक होगी, तो उससे हमारे ग्रुप डायनामिक्स पे बुरे असरात पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है जब कोई ग्रुप मेंबर इस तरीके से बिहेव करे कि वो ग्रुप के गोल्स के या ग्रुप के काम करने के रास्ते में रुकावट पैदा करे, तो उसे हम ब्लॉकिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे हम देखते हैं द एग्रेसर। ऐसे लोग जो कि बहुत एग्रेसिव हों और डिसएग्री करें दूसरे लोगों के साथ अच्छे तरीके से ना रह पाएं और इनअप्रोप्रिएटली आउटस्पोकन हो, यानी कि गैर मुनासिब तौर पर वो ज़्यादा बोलते हों, तो ऐसे लोग जो हैं वो हमारे गोल्स के रास्ते में या हमारे ग्रुप के प्रोसेस के रास्ते में या ग्रुप के किसी भी गोल को कंप्लीट करने के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द विथड्रॉअर। ऐसे लोग जो कि पार्टिसिपेट ही ना करें किसी भी डिस्कशन में, तो ऐसे लोग भी बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे ग्रुप्स को, ग्रुप डायनेमिक्स को। नेक्स्ट है द जोकर्स। द पर्सन इंट्रोड्यूस ह्यूमर एट इनअप्रोप्रिएट टाइम। गैर मुनासिब वक्त पे मजाक का करना जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गैर मुनासिब वक्त पे मजाक कर देते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो हमारे ग्रुप की रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्री रीडिंग। फ्री रीडिंग एक ऐसी कह लें कि रुकावट है जिसमें हमारे जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो क्या करते हैं कि अपने दूसरे कोलीग्स पर सारा बर्डन फेंक देते हैं और क्या ताकि दूसरे लोग काम कर लें, और वो खुद नहीं करते। कहते हैं कि ये लोग बेशक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हों, लेकिन इसके बावजूद वो ग्रुप के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड कर देते हैं। इसी चीज़ को वो सोशल लॉफ्टिंग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एवेल्यूएशन एप्रीहेंशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ग्रुप डायनामिक्स के रास्ते में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, कि इसमें लोग फील करते हैं, अगर लोग ये फील करने लगे कि उन्हें नेगेटिवली जज किया जा रहा है, बार बार उन्हें ही टारगेट बनाया जा रहा है, और दूसरे किसी मेंबर को किसी गलती के बजाय उनके ऊपर सारी गलती तो दी जाती है, तो वो भी हमारे ग्रुप डायनामिक्स के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो कि इम्प्रूव करती है हमारे टीम डायनामिक्स को। ठीक है, टेकल प्रॉब्लम्स क्विकली। एक ग्रुप का में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आए, एक लीडर का अपना रोल प्ले करे और जल्दी से प्रॉब्लम को असेस करे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर किसी को उसके रोल्स अच्छे तरीके से समझाए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर की जाएँ। ब्रेक डाउन बैरियर्स। अगर दो लोग हैं वो आपस में कनेक्शन अच्छे तरीके से नहीं बिल्ड कर पा रहे, तो एक लीडर का रोल है कि वो उनके बैरियर्स को तोड़े और उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करे। फोकस ऑन कम्युनिकेशन। ये लीडर और मेंबर्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फोकस करें कम्युनिकेशन पर, ताकि उनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जो इन मुश्किल पॉइंट्स हों उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वक्त आने पर उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।